गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नेहा आप सबका स्वागत करती हूँ उड़ान प्रोग्राम में। दोस्तों, आज की हमारी गेस्ट हैं दीपाली सिन्हा जी। मैम मध्य प्रदेश से हैं और मैम एक एनजीओ रन करती हैं जिसका नाम है डब्ल्यू मार्स। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है दोस्तों, एनजीओ तो आपने बहुत सारे सुने होंगे कि बहुत लोग हमारे देश भर में साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ हर जगह बहुत तमाम एनजीओज हैं, लेकिन मैम का जो एक एनजीओ का कॉन्सेप्ट है वो काफी डिफरेंट और यूनिक है। मैम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको कलेक्ट करके वो यूज करते हैं। आई थिंक इट्स रियली अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। तो आइए मैम से जानते हैं कि मैम का ये सफर, मैम ने कहाँ से शुरू किया और क्या क्या तकलीफें उनको उठानी पड़ी अपने इस काम को आगे बढ़ाने में, और समाज ने उनको कितना हेल्प किया और कैसे वो लोगों से जुड़ी। हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की कहानी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कैसे एंड हो? बस ठीक हूँ। एंड थैंक यू नेहा इस मंच पर बुलाने के लिए। और मैंने इसके बहुत सारे आपके प्रोग्राम देख रही हूँ और काफी अच्छा ये आपका मंच है। और आज आप जैसी सक्सेसफुल वुमेन्स के लिए ही बना है ये मंच में। नहीं, बहुत अच्छा है ये आपका प्रयास। वाकई में बहुत सराहनीय है। और अब जी, आज जैसा आप ने बताया कि हमारा एक हाँ जी, मैं शुरू करने से पहले आप सबको मैम, जो भी तमाम लोग हमको देखेंगे इस वीडियो को आगे लाइक और शेयर करेंगे, तो आप सबसे पहले मैम अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम और आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की। आपका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं जी। मेरा नाम दीपाली सिन्हा है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह है हटा, एक छोटी जगह है, वहां से मैं हूँ। वहीं पे मेरी एजुकेशन हुई। तो मेरा ग्रेजुएशन हटा से हुआ। इसके बाद मैंने एमएससी किया, जो कि सागर यूनिवर्सिटी से किया। एमएससी के जी बाद मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन किया, जो मैंने विदिशा इंजीनियरिंग कॉलेज एससीटीआई से किया। तो ये पूरी एक हमारी जी एजुकेशन की मेरी यात्रा थी। और इसके बाद मैंने जॉब किए। दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में मैंने एनआईटी में इनोवेटिव इंफोसिस में एज ए कंप्यूटर इंजीनियर मैंने काम किया। जी। और हाँ, कंप्यूटर इस इंजीनियर। जी कंप्यूटर इंजीनियर। हाँ, क्योंकि मैंने एमएससी के बाद एमसीए जब स्टार्ट किया तो वो एक नई, उस समय कंप्यूटर बहुत नया आया था। तो जी मुझे जी लगा कि हमेशा एक नया सीखने की चाहत होती थी। तो मैंने कंप्यूटर में किया एमसीए। और फिर मैं दिल्ली में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में मैंने एनआईटी और इनोवेटिव इंफोसिस इसमें काम कर रही थी। जी जी तो इस तरह से था। और इसके बाद फिर मैंने जॉब भी छोड़ा बीच में, जी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे लगा कि अब मुझे इस समय थोड़ा सा फोकस जो है, मेरी बच्चों पे। प्रायोरिटी बच्चे हैं। तो क्या उसमें बात। मैं, हाँ, तो मैं जी जॉब छोड़ दिया। और ये बहुत दिनों बाद जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए और मेरे पास टाइम रहने लगा, तब मैं एक कथकली मेकअप आर्टिस्ट और डांसर भी हूँ। हाँ, मैं आपको तो मैम ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जब मैं आपकी फेसबुक पे डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जो काफी खूब बनी हुई है, वो आई थिंक मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुई। जिस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो और जिस तरीके से आपको मैम वो चुट्टी आर्टिस्ट क्या बोलते हैं उसे, चुट्टी हाँ, और आई मीन, अच्छा वो शब्द या मैंने पहली बार सुना। जैसे कि आपने बिल्कुल। कहा कि कोई चीज हम नहीं जानते, सुनते हैं तो हमें उत्साह होती है कि मैं उस चीज के बारे में जानूं। तो जब आपने वर्ड यूज किया तो मुझे काफी डिफरेंट लगा, तो मैंने सोचा था कि मैं सेशन में मैम से जरूर पूछूंगी कि ये चुट्टी आर्टिस्ट क्या है। आपको बताऊं नेहा कि ये जो आर्ट फॉर्म है ना, ये भी बहुत रेयर आर्ट फॉर्म है। लोग इसके बारे में बहुत अवेयर नहीं थे, कथकली के बारे में ही। और जी जी जनरली हम कथकली डांस तो देखे होंगे आप, हम दूरदर्शन वगैरह जी पे जी पहले देखते रहते थे। बट इसका जी मेकअप जो था, बड़ा स्पेशल मेकअप होता है ये भी। जी। और वो तो मैम इसमें आप, देखने में, हाँ देखने में हाँ, इतना टफ लगता है। बहुत लगता है बिल्कुल। और इसको करने में भी 3-4 घंटे लगते हैं। और इसमें जो आप देखते होंगे कि मेकअप में सामने जो एक व्हाइट पार्ट लगाते हैं, आर्ट जो कलाकार होते जी हैं, वो एक्चुअली जी चुट्टी कहलाती है।
जो कि राइस पेस्ट से की जाती है। तो और इसको करने वाले जो है वो चुट्टी आर्टिस्ट कहलाते हैं। तो मेकअप की भी ओके। अलग अलग स्टेप्स होते हैं कि पहले थेपू है, चुट्टी है, तो ऐसे करके कंप्लीट किरदार तैयार होता है हमारा। तो तो मैम इस और मेकअप को कितना समय लगता है एक इंसान के ऊपर, अगर हम ये मेकअप करें तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये? आई थिंक काफी टाइम मिनिमम, लगता होगा। हाँ, मिनिमम 3 घंटे आप मान के चलिए। इसका डिपेंड करता है कैरेक्टर्स के ऊपर। कई कैरेक्टर्स इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम लगता है, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो तीन अच्छा। चार घंटे। हाँ, इसलिए ये जब प्रोग्राम शुरू होने के पहले हम 4 घंटे पहले आर्टिस्ट आ जाता है। और जी। यही कारण है कि ये मेकअप में आर्टिस्ट को हम लिटा देते हैं, ताकि नहीं तो वो 4 घंटे बैठ के और फिर परफॉर्म करना 4 घंटे, वेरी डिफिकल्ट। मैंने आपकी तो डॉक्यूमेंट्री में देखा, आप मेकअप में वो लेटे हुए हैं, जो भी हाँ, परफॉर्मर्स हैं, और आप उनका मेकअप कर रहे हैं। तो मैम बिल्कुल एक बंदे के लिए एक आर्टिस्ट चाहिए होता है स्पेशल जी, 4 घंटे? बिल्कुल। और यही एक डांस फॉर्म ऐसा है जिसमें आर्टिस्ट खुद मेकअप नहीं कर सकता है। अच्छा। ज्यादातर बाकी डांस फॉर्म में तो जो आर्टिस्ट है वो खुद मिरर में देख के अपने मेकअप को कर लेता है, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी उस ब्यूटी को ही और निखारना होता है। लेकिन कथकली में क्या है, हम उसमें कैरेक्टर को तैयार करते हैं, उस कलाकार को उस किरदार में बदलते हैं। तो इसलिए वो तो खुद मैम नहीं कर सकते। आप आर्टिस्ट भी हो, आई मीन मेकअप आर्टिस्ट भी हो, और आप डांस भी करते हो कथकली? मैं कथकली डांस मैंने लेट शुरू किया, लेकिन मेरा आरंगेट्टम अभी जनवरी में हुआ है और मैं डांस अभी सीख रही हूँ। कंटिन्यू है मेरा डांस। अरे क्या बात है। तो मैम आपने फिर ये एनजीओ का सफर कैसे शुरू किया, कुछ बताइए इसके बारे में। और स्पेशली ये जो मैंने आपका ब्रोशर देखा उसमें मेंशन किया हुआ है कि एनवायरनमेंट बेस्ड, इसके बिल्कुल, बारे में आप जरूर बताइए कि एनवायरनमेंट बेस्ड ही क्यों? राइट। एनवायरमेंट बेस्ड तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ना हमारे बैकग्राउंड से चल आती हैं। तो जी। जहाँ मैं रही हूँ और पढ़ी हूँ वो एक छोटी जगह थी। और जी। एनवायरनमेंट के चारों ओर ही समझ लीजिए कि हमारा बचपन गुजरा। हमारे घरों घरों में सब्जियां वगैरह सब घर में होती थी। छोटी जी। जगह होने के कारण बहुत सामान और इन सब की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं थी। तो जो घर में सामान होता था उन्हीं को हम लोग रीयूज करते थे और क्रिएटिविटी करते थे कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे ब्यूटीफाई किया जाए। तो ये एक सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि जो आजकल बच्चे लोग बबल्स बनाते हैं जो कि प्लास्टिक के उससे जी। जी। है ना, हम हाँ लोगों हाँ। के टाइम में पपाया की जो स्टिक है उससे हम लोग बबल्स बनाते थे। तो हर चीज जो भी थी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही थी। हम जी। उससे कहीं दूसरे ऐसी इस तरह के चीजों को जनरली नहीं यूज करते थे। तो वो तो एक हमारा बैकग्राउंड था ही। और जब यहाँ पे मैं एज ए आर्टिस्ट में काम कर रही थी, फिर मुझे लगा कि अ, आपके पास अगर कुछ क्रिएटिविटी है या आप कुछ करना चाहते हो समाज के लिए, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो गए थे। तो मुझे जी। लगा कि कुछ मुझे समाज के लिए करना चाहिए। और बस इसी सोच से मुझे लगा कि इस समय एनवायरनमेंट जो अपना दिल्ली में हम आप देखते जी। हैं इतना बहुत प्रदूषित। प्रदूषण। और इसके कारण हम मुझे लगता है हम रोज यही चर्चा करते घरों में कि आज इतना पोल्यूशन था, आज ये प्रॉब्लम हो रहा, आज अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा। तो मुझे लगा कि ये एनवायरनमेंट के लिए लोग केयरफुल क्यों नहीं रहते, क्योंकि मैं भी जब गाड़ी से जाती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे को रेड लाइट पे बंद करनी है गाड़ी, या इस तरह से पोल्यूशन नहीं करना। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीजों को मैं रखती थी। तो मुझे लगा कि इन सब चीजों को भी हमें लोगों को बताना जरूरी है। और बताना चाहिए। दूसरी चीज मैंने एक और चीज देखी कि घरों में भी वेस्ट जो जनरेट होने लगा था। अब देखो ये 50 सालों में जितना जो वेस्ट तैयार हुआ कचरा वो हमने ही क्रिएट किया है। तो हमारी ये ड्यूटी है अब कि इसको किस तरह से प्रॉपर ढंग से इसको मैनेज किया जाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर थे जिस पे मुझे लगा कि काम करना चाहिए। तो दो था, एक तो ये कि वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, अपने जीवन शैली को थोड़ा चेंज करना जरूरी है ताकि वेस्ट ही कम हो। और जो तो वेस्ट मैम है उसको किस किस टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं आप, मतलब एक थोड़ा सा उदाहरण देंगे, कैसा हाँ वेस्ट प्रोडक्ट? मैं बताती हूँ आपको, वही मैं बता रही हूँ कि दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है कि जो अपने घरों में जैसे वेस्ट निकलता है, जी। ठीक है, उसको
उसको प्रॉपर सेग्रीगेट करना जरूरी है। आप अगर प्लास्टिक और खाने का सारे आइटम को अगर इकट्ठा करेंगे, ये पूरा का पूरा डंप हो जाता है एक जगह जाके, और जो मिट्टी में मिलता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसान कर रहा है। तो सबसे पहले अगर ये सेग्रीगेशन करते हैं, हम घर से ही सेग्रीगेट कर दें वेस्ट को, कि प्लास्टिक एक में जाएगा और फूड एक में जाएगा, हर एक अलग, तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं अपने आप को। तो जैसे प्लास्टिक अगर हमने मटेरियल इकट्ठा कर दिया तो प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, प्लास्टिक बॉटल से हमारे जो डब्ल्यू मार्स की वो एक टी शर्ट्स बनती है, वो 12 प्लास्टिक बॉटल से मिलके बनती है। तो अच्छा, इस तरह से पहनने की टी-शर्ट से मैं जो पहनने के हमारे डब्ल्यू मार्स की, आपने अगर ब्रोशर में देखा होगा, ये येलो कलर की मेरे पास है, सैंपल में दिखाऊंगी आपको, ये देखिए। तो जैसे ये इसमें 12 बॉटल को पहले वो लोग कन्वर्ट करते हैं, क्यूब्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे थ्रेड बनाया जाता है, फिर मिक्स करते हैं, और ऐसे करके टी शर्ट्स। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत कुछ समाज में हो रहा है इस समय कि कैसे रिसाइकिल किया जाए चीजों को, लेकिन अगर ये सेग्रीगेशन नहीं करेंगे हम घर से, तो चीजों को रिसाइकिल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यही अवेयर कराते हैं कि घर से सेग्रीगेशन, गीला कचरा सूखा कचरा, इसको अलग रखना है। तो ये तो हो गई एक सेग्रीगेशन की बात। और आपने जैसे अभी हमने बोला कि दूसरा एक और है कि हम अपनी जीवन शैली को भी थोड़ा चेंज करते हैं, बदलते हैं। हाँ, तो हम जो भी स्टेप लें अपनी लाइफ में, या जो भी काम करें, ये सोच के करें कि हमें हमारा कहीं एनवायरनमेंट डैमेज तो नहीं हो रहा। मार्केट जाते समय केयरफुल रहें कि कहीं पॉलीथीन हमारे घर तो नहीं आ रही है, आप बैग लेके जाएं। ऐसे बहुत छोटे छोटी चीजें जो हैं हमें फॉलो करना चाहिए। डिस्पोजेबल है, जैसे हमें यूज नहीं करना, तो हमने बहुत सारे बर्तन बैंक भी बनाए हैं, ताकि आपके यहाँ पार्टी हो तो हम बर्तन बैंक से आप लोग बर्तन ले सकते हो, और कम से कम। आपका ये सेंटर एनजीओ कहाँ पे है दिल्ली में? ये दिल्ली बेस्ड है, और मयूर विहार में इसका मेन ऑफिस है। अच्छा, और वैसे तो हमारा सबको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी एनजीओ से कोई जुड़ना चाहता है तो वो किस तरीके से और कैसे जुड़े? हाँ, अब मेरे एनजीओ में अभी हमने एक यूथ विंग स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस है, अगर इन बच्चों के अंदर आ जाए तो बच्चे समाज में बहुत चेंज ला सकते हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए, लेकिन जब हमने इनको समझाया और पूरा एक यूथ ग्रुप बना, और अब वो यूथ ग्रुप की कुछ कंडीशंस हैं कि वो हमेशा अपनी बॉटल कैरी करेंगे, कोई प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, तो बहुत सारे उनमें चेंजेस खुद आए हैं। तो एक ऑलरेडी यूथ क्लब है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे अभी हम आपको इसके वेबसाइट लिंक और फोन नंबर, वो सारी चीजें आपके माध्यम से शेयर कर देंगे, तो बात करके और उसके एक मेंबर बन सकते हैं। मैम, कितने साल हो गए आपके इस वर्क को, एनजीओ वर्क को? तो कई साल हो गए हैं, और इस समय अभी हमारे मध्य प्रदेश में भी हम हमारे गांव में काम चल रहे हैं। हमने 3-4 गांव में काम चल रहे हैं, गांव एडॉप्ट किए हैं, जहाँ पे हम ये स्वच्छ, जो हमारा क्लीन इंडिया मिशन था प्रधानमंत्री जी का, उस पे ही काम कर रहे हैं। और एक और अभी जो आया है कि आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ताकि महिलाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, और जो है पहले तो उनको हम स्किल डेवलपमेंट, स्किल उनकी, हाँ, उसको तैयार करते हैं। ताकि मैंने उस ब्रोशर में ये भी पढ़ा कि आपका मेन फोकस होता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में सेशंस देना, तो उन सेशंस में आप ये बताते हैं कि हम आप लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें कैसे वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके कुछ काम करना चाहिए उस पे। तो मतलब मेरा पूछने का ये मतलब है कि आप अपने सेशंस में यही वाली गाइडलाइंस बताते हैं सबको, या फिर कुछ और?
नहीं, स्कूल में हमने अवेयरनेस सेशन करते हैं, और स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चों से हम इसके बारे में बात करते हैं। और अभी हमने डीपीएस में किया था हाल ही में फरीदाबाद में 100 केजी प्लास्टिक कलेक्शन। तो बच्चों को अच्छा। हाँ, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो अपने अपने घर में जब भी कहीं प्लास्टिक देखें, उस प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे और लाके स्कूल में कलेक्ट। तो हमने 100 केजी प्लास्टिक किया। वहाँ इको क्लब भी स्टार्ट कराया था, ताकि वो क्लब में वो बच्चे हो, मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करना कि किस तरह से एनवायरनमेंट के लिए आपको काम करना है। तो वेस्ट जो है वहां पे उसको कैसे खाद में कन्वर्ट करना है, और वो सारी उनको सिस्टम सिखाया गया वहां पे। तो मैम और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी चीजों में? हाँ, वैसे बिल्कुल आजकल के बच्चों में काफी आजकल बदलाव, वो जब एनवायरमेंट। टीचर हाँ, बिल्कुल जी। जब टीचर बोलता है ना, तो बच्चे उस बात को ज्यादा ध्यान से जी। सुनते और एनवायरमेंट को लेके तो मैम काफी लोग कंसर्न, अब हमारे देश में बहुत सब लोग कंसर्न हो गए हैं कि एनवायरमेंट रहेगा तो हम रहेंगे। हैं। बिल्कुल। ये बात, ये बात इस तो। समय ये क्या है नेहा कि ये एक ऐसी फील्ड है एनवायरनमेंट की, क्योंकि उसका रिजल्ट तुरंत नहीं देखने मिल रहा है। जी तो जी। इसलिए लोगों को कन्विंस करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन लोग अब फील कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को, तो अब थोड़ा लोग कंसर्न दिखा रहे हैं। और क्या है, ये आज हमारे लिए, आज के लिए भी, और हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमें सोचना और इसके लिए काम करना। मेरा यही सवाल आपसे आने वाला था मैम कि जब आप ये चीजें, वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल्स पे काम करते हो, तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हो? बिल्कुल। तो सब जी सबसे बड़ी जी। तो प्रॉब्लम यही होता है कि लोगों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, क्योंकि हाँ, अगर हम किसी जैसे हाँ, आप गाँव गाँव जैसे आपने अभी जैसे बताया, आप मध्य प्रदेश के कई गाँवों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जैसे गाँव वालों को थोड़ा-सा पूरा डिटेल में समझाना और उनको पूरे तरीके से बताना, थोड़ा-सा एफर्टिंग हो जाता होगा वहाँ पे। बिल्कुल। अभी जी। तो गाँव में हमें उनको सबसे पहले स्टार्ट करना होता है घर से, कि घर में पहले तो क्लीन होना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है आपको। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अपने आप को कैसे साफ-सुथरा रखना है, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ताकि आधी बीमारियाँ आपकी कम हो जाएँगी, डॉक्टर का खर्च कम हो जाएगा। तो ऐसे उनको पहले हमें इन सब चीज़ों पे एक्सप्लेन करना होता है। इसके जी। बाद फिर आता है कि ये जो आप खा रहे हो कचरा है, उसको फेंकना नहीं है, ये प्रैक्टिस कराना होता है उनको। जब वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तब हम उनको बोलते हैं जो खाने के जितने आइटम है उसको कैसे आप खाद में कन्वर्ट करोगे। तो एक प्रोसीजर एक है। प्रोसीजर। बिल्कुल। स्वच्छ भारत कहने से ज्यादा जरूरी ये है मैम, पहले हम अपने घर को स्वच्छ रखें। मेरा ये मानना है, बिल्कुल। सबसे यस। ज्यादा अपने घर से ही स्वच्छता शुरू होगी, तभी तो भारत पूरा स्वच्छ होगा। होगा। और आप हर बहुत ग्रेट समाज काम कर रहे हैं मैम। नहीं, और और या हर सामाजिक कार्य के लिए मुझे लगता है शुरुआत अपने घर से ही करना जरूरी है, अरे वाह, तभी वो क्या सफल हो सकता है। हाँ। क्या बात है, क्या बात तो कह दी मैम आपने। वेरी नाइस। तो मैम आपके घर वाले भी आपके इस मतलब आपके हस्बैंड और आपके बच्चे भी आपको पूरा इस चीज में सपोर्ट करते हैं आपके फैमिली में? क्योंकि ये तो एज अ सोशल वर्क है, इसमें तो कोई एतराज नहीं होगा सबको। और बिल्कुल एक सब लोग महिला होने के नाते आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि पहले, एक महिला होने के नाते पहले इम्पोर्टेंस आपने अपने बच्चों को दी, उसके बाद आपने सोचा कि मैं अब कुछ करना चाहती हूँ, पर आपने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ नहीं करने। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अब बच्चे हो गए हैं तो स्टॉप हो जाओ, मतलब अब वो करेंगे सब कुछ। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि बच्चों को बढ़ा के आपने खुद भी बढ़ना चाहा। क्या बात है। ऐसी महिलाएं अगर सब हो जाएं तो देश की महिलाओं को कोई कुछ कहेगा ही नहीं। और मैं कहूंगी कि हर एक फेज लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर जी एक फेज को समझना बहुत जरूरी है। चाहे अगर आप बच्चों के साथ जब हैं तो बच्चों की लाइफ को एंजॉय करें, जी उसमें अपनी जिंदगी को जिए, वो भी एक फेज है, उसको खुश होके करें। फिर आपके पास टाइम है तो आप अपनी कला को एंजॉय करें। तो इस तरह से जी। हर एक हर फेज इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। राइट। हर जगह ढलना पड़ता है, परिवार में भी ढलना पड़ता है, समाज में भी ढलना पड़ता है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। क्या बात है। तो मैम, और आप अपने डांस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप ने डांस की शुरुआत बचपन से की या आपने कॉलेज में या फिर स्कूल में? देखिए, डांस का शौक तो मुझे बचपन से था बहुत। अच्छा। और
हाँ, बहुत शौक था, लेकिन छोटी जगह थी, हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली। लेकिन कहते क्रिएटिविटी हमेशा जिंदा रहती है, तो ठीक है, हाँ। उस समय हम नहीं सीख पाए, लेकिन जब हमें मौका मिला तब मैंने उसको अडॉप्ट किया और सीखा। तो मुझे लगता है कि वो एक मैसेज है सबके लिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जब हाँ। जाओ तब सवेरा। आप अपनी क्रिएटिविटी को ये मत सोचिए कि अब मेरी उम्र हो गई, अब नहीं करेंगे। आपको जिस समय लगे उस समय आप अपने शौक, क्रिएटिविटी और शौक को पूरा करें। क्या बात है। तो आपके बच्चे भी डांस में, मतलब आपकी बेटी इंटरेस्ट, आपकी बेटी हाँ, होगी? बेटी ने कथक डांस सीखा है और बेटा भी म्यूजिक से है। तो आर्ट कल्चर हमारे घर में भी बराबर है। तो और इसीलिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती है। अभी डब्ल्यू मार से भी जुड़े हुए हैं मेरे बच्चे भी। कितने तो बड़े हैं मैम आपके बच्चे? बेटा तो मेरा जॉब कर रहा है, और अच्छा। बेटी, फिर तो हाँ वो पूरी हेल्प करते होंगे आपको जब इतने बड़े हैं तो। हाँ, बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। मैम मेरा एक आखिरी समझ लीजिए, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं, पर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मेरा बहुत मन होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जैसे कि हम स्कूल और कॉलेजेस चलाते हैं, गाजियाबाद में वी आर रनिंग अ स्कूल, एंड राजस्थान में हमारी यूनिवर्सिटी है श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय इन हनुमानगढ़। तो मेरे को भी ऐसा, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको देख के ऐसा लगता है कि उनको कोई फैसिलिटी देनी चाहिए, स्मॉल एनजीओ टाइप। लेकिन ये कहना और करने में कितना फर्क होता है मैम, कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे एनजीओ स्टार्ट करना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतना आसान होगा मेरे लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे कोई गाइडलाइंस बताओगे कि छोटे से चीज से हम शुरुआत करते हैं तो उसको बड़ी कैसे बना सकते हैं? मैं आपने आपको भी एक हाँ, अपना वर्क छोटे से शुरू किया होगा, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स बताया आपने जी। तो आप मेरे को थोड़ी सी गाइडलाइंस इसके बारे में बताइए। क्योंकि मुझे लगता है सबसे पहले तो अपना एनजीओ का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, समाज के किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हम बच्चों के लिए ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे या महिलाओं के लिए कर सकेंगे, या मुझे लगता है एनवायरनमेंट को अपना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। जब आप ये सोच लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में करना है, तो आप अपनी बात को और अपने उस को आपको कैसे सुलझाना है समस्याओं को, उस पे बात करें। तो और धीरे धीरे उसी माइंडसेट के लोग आपसे जुड़ेंगे, और आपके जो प्लान हैं, आप जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि लोग मोटिवेट हों, लोगों को समझ में आए, वो आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। अभी रिसेंटली ये जो पैंडेमिक, हम कोरोना से सारे लोग देख रहे हैं कि हम फाइट कर रहे हैं। तो हमने अपनी काम तो इतना सब पूरे तरह से लॉकडाउन में थे, तो कुछ था नहीं, लेकिन कैसे खाली बैठ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सोसाइटी में मैं रहती हूँ, मैंने सीनियर सिटीजन के लिए सोचा कुछ हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि हम अपना सामान लेने जाते ही थे पूरे प्रिकॉशन के साथ। तो मैंने जितने भी सीनियर सिटीजन है सबको एक मैसेज किया कि आपको अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम हो या कुछ लेना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करें। तो वो हमें लिस्ट भेज देते थे सामान की, हम उनके यहाँ दूसरे दिन 6 बजे इवनिंग में ड्रॉप कर देते थे बाहर, और वो इस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा था। तो जब हमने स्टार्ट किया तो दूसरे लोग भी आए हमारे यहाँ पे, अंशु और ये लोग, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी सारे लोग आए, और उन्होंने कहा कि कब जो इस तरह की सीनियर सिटीजन के लिए मैं भी आगे आके काम कर सकती हूँ। और जब आपने काम शुरू किया तो डॉक्टर्स भी आ गए कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो मैं वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो एक बार आप काम करने को स्टार्ट करिए, लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं और ये सिलसिला क्या बढ़ता जाता बात है, क्या बात है, सैल्यूट। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब, जज्बा होना चाहिए, काम अपने आप हो जाता है। काम अपने आप हो जाता है, बिल्कुल। क्या बात है। मैम आखिरी सवाल, जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहोगे, जितने भी तमाम लोग हमें देखेंगे सुनेंगे आगे, तो आप कुछ भी कहना चाहोगे किसी भी बारे में? मैं यही कहूंगी कि एक तो अपने आप में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और अपना नजरिया सकारात्मक होना भी बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष। कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसका एक सोच सकारात्मक होना चाहिए। तो अपने आप
चुनौतियों से आगे बढ़ते जाओगे और आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हो। तो बस यही कहना चाहूंगी आपके इस उड़ान के माध्यम से। और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, जैसा सोचा था और भी ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू नेहा, थैंक्स अ आप लॉट। हमसे आप हमसे जुड़े रहिएगा, और जैसा कि आपने बताया आप स्कूल कॉलेजेस में सेशंस करते हो एनजीओ को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, तो जब हम इस कोरोना काल से बिल्कुल छूट जाएंगे तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी कि आप हमारे स्कूल्स में गाजियाबाद में और राजस्थान में कुछ सेशंस ऐसे दें जो बच्चों में थोड़ा सा मोटिवेशन जागे कि अपने वातावरण को लेके वो भी काफी जागरूक हों। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपकी इस उड़ान के माध्यम से अगर हम लोगों की बातचीत वाकई में किसी को फायदा दे रही है तो ये बहुत अच्छा आपका डिसीजन होगा, और मैं बिल्कुल इसका स्वागत करती हूँ। तो जरूर जब सिचुएशंस आएंगी तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। जी मैम, मैं आपको जरूर इनवाइट करना चाहूंगी स्कूल्स में और अपने यूनिवर्सिटी में। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। गुड नाइट, थैंक्स अपना ध्यान रखो, और जरूर। ऐसे जैसे आप मुस्कुरा रहे हो मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। तो दोस्तों, आपने देखा सिन्हा जी से बात करके, वातावरण के बारे में बात करके काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आजकल वातावरण को स्वच्छ रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस भारत को एकदम हरा भरा बना दीजिए। तो दीपाली जी से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। होप आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। काफी अच्छा काम कर रही है मैम, काफी यूनिक काम कर रही हैं। तो मैं आपको इसी बात पे एक गाना सुनाना चाहूंगी उन लोगों को, जैसे कि मैम ने भी 2-4 बार कहा कि हिम्मत और जज्बा होना चाहिए, तो आप औरत हो या पुरुष कुछ भी कर सकते हो। तो मैं भी आपको आज एक अपना गाना सुनाना चाहूंगी, क्यों जब मैं भी ऐसी परिस्थिति में थी जब बहुत डीमोटिवेट थी, तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जरा गौर फरमाइएगा, आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some way, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na. गुड नाइट, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, भारत को स्वच्छ रखिए, अपने घर को स्वच्छ रखिए, और हमेशा हंसते रहिए, ऐसे ही स्माइल करते रहिए।